गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किए थे जीएसटी वैल्यूएशन के रूल्स क्या थे। अब उसी रूल्स में से जो है हमने देखना है कि परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी के रूल्स क्या होंगे। परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी का रूल क्या था? आई थिंक ये रूल नंबर 34 था। ठीक है, तो अभी हमने इसको ही आगे देखना है। समरी ऑफ रूल एप्लीकेबल फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि कौन से रूल है वो अप्लाई किए जाएंगे जब हमने सेल करनी है फॉरेन करेंसी की, या हमने बाय करना है या परचेज करनी है फॉरेन करेंसी। तो उस केस में क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो फर्स्ट बात करें अगर हम अमाउंट ऑफ करेंसी की, और ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि कितनी करेंसी की अमाउंट होगी, ये रुपीस में है। ठीक है, और सेकंड उधर है वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि जो हमने सप्लाई करनी गुड्स एंड सर्विसेज की उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पे ऑप्शन 1 में गिवन है वेयर एनी ऑफ द करेंसी एक्सचेंज फ्रॉम और टू इज इन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर कोई भी करेंसी जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे सपोज करो डॉलर से हमने रुपीस में कन्वर्ट किया, या रुपीस से हमने डॉलर में कन्वर्ट किया, ठीक है, एक्सचेंज किया, तो इस केस में हमने कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट एज द केस में बी एंड द आरबीआई रेफरेंस रेट। ठीक है, यानी कि बाइंग और सेलिंग रेट में जैसे सपोज करो अगर हमने डॉलर परचेज करना है तो हमें 71 रुपीज़ लगेंगे, सपोज करो। ठीक है, तो अगर हमने डॉलर परचेज करना है, ठीक है, अगर डॉलर वालों ने रुपीज़ परचेज करना है तो 1 रुपये में कितने लगेंगे, इसको इसके साथ कन्वर्ट करके देख लेना। जैसे 71 रुपीज़ लगेंगे $1 को परचेज करने में। ठीक है, तो हमने देखना है डिफरेंस क्या है बाइंग और सेलिंग रेट में, जो कि हर बार चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। आरबीआई के रेफरेंस रेट को हमने प्रेफर करके देन उसका डिफरेंस निकाल के देन हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ यूनिट एक्सचेंज, यानी कि आप अगर आपने डॉलर्स मतलब कि परचेज करने तो आपने कितने डॉलर्स परचेज करना चाहते हो, यानी कि $10 चाहिए, $50 चाहिए, $100 चाहिए। ठीक है, यूनिट्स कितने हैं आपके, तो ये है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन केस वेयर आरबीआई रेफरेंस रेट इज़ नॉट अवेलेबल, जिस केस में आरबीआई का रेफरेंस रेट ही ना गिवन हो तो उस केस में हम कैसे करेंगे, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। 1% ऑफ अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी रिसीव्ड और पेड एज द केस में बी, यानी कि इंडियन रुपी का 1% हम लेंगे, जितनी भी अमाउंट जो है इंडियन रुपीज़ की, सपोज करो 50,000 रुपीज़ है, उसका 1% कितना होगा हमारे लिए 500 रुपीज़। ठीक है, तो 500 रुपीज़ रिसीव्ड और पेड एज द केस में भी हमने देखना है कि क्या हमें रिसीव होंगे या पे करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन केस वेयर नीदर ऑफ द करेंसी इज इंडियन रुपी, उन्होंने बोला है कि अगर हमारी करेंसी जो है वो इंडियन रुपी में ना हो फिर हम क्या करेंगे। सपोज करो डॉलर्स में है या पाउंड्स में है या यूरोज़ में है, ठीक है, या यूरोज़ में है, हमने तब देखना है कि तो इस केस में हम क्या करेंगे। इस केस में क्या करना है, 1% लोअर ऑफ द अमाउंट इन इंडियन रुपी कैलकुलेटेड बाई कन्वर्टिंग द करेंसी एक्सचेंज बाय टेकिंग द आरबीआई रेफरेंस रेट एज एक्सचेंज रेट। हमने क्या करना है, जैसे सपोज करो यूरो में है तो यूरो को हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे करेंसी को, देन फिर हम देखेंगे आरबीआई का रेफरेंस रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या है आरबीआई के अकॉर्डिंगली रेफरेंस रेट को प्रेफर करके देन उस अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, 1% जो है निकालेंगे इंडियन रुपी की अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये था हमारा ऑप्शन 1 अवेलेबल था हमारे पास जब हमने करेंसी एक्सचेंज करनी है, हमें रेफरेंस रेट गिवन है या रेफरेंस रेट नहीं गिवन है या करेंसी ही इंडियन रुपी में नहीं गिवन, तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 में क्या है, अप टू ₹1,00,000 जो अमाउंट है हमारी अगर 1 लाख रुपए तक है तो फिर हमने कैसे निकालनी है वैल्यू ऑफ सप्लाई।
1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, मिनिमम अमाउंट 250। उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि जो ग्रोस अमाउंट है यानी कि विदाउट एनी डिडक्शन, यानी कि ग्रोस अमाउंट, उसमें से कोई भी टैक्स वगैरह है कुछ भी अभी काटा नहीं है, ठीक है। ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जितनी भी अमाउंट बनती है, या ट्रांजैक्शन चार्जेस हमने उसमें से अभी नहीं काटे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी ग्रोस अमाउंट बनेगी करेंसी एक्सचेंज का, उसका 1%, सपोज करो ग्रोस अमाउंट बन रही है 5000, उसका 1% कितना होगा, सपोज करो 50,000 बन रही है, 50,000 का 1% कितना बनता है 500। तो उन्होंने बोला है मिनिमम अमाउंट जो है वो 250 बननी चाहिए, तो यहाँ पे तो 500 बन रहा है, ठीक है। तो उसका 1% लेके इसी तरह से हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर अमाउंट 1 लाख से बढ़ के 1 लाख से शुरू होके 10 लाख तक जा रही है, यानी कि 1 से 10 लाख रुपीज़ तक जा रही है, ठीक है। तो उसके इसमें हम कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, ₹1000 प्लस करेंगे, ठीक है। ₹1000 प्लस 0.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, यानी कि जितनी अमाउंट, जैसे सपोज करो 1,20,000 है, ठीक है। अब इसमें से अगर देखें तो 1 लाख से कितना ज़्यादा है, 20,000 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि 1 लाख अमाउंट से कितनी एक्सीड कर रही है, अगर हम 1,20,000 में से 1 लाख माइनस करें तो 20,000 ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसका हम 0.5% लेंगे, ठीक है। 5/1000 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना बना 100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1000 प्लस 100 रुपीज़ जो है ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमारी अमाउंट जो है 10 लाख से ज़्यादा है, पहले क्या था अप टू 1 लाख, उससे नेक्स्ट क्या है 1 लाख से 10 लाख, अब है एक्सीडिंग, यानी कि मोर देन 10 लाख। अब हमने इस केस में कैसे निकालना है, 5500 प्लस करेंगे, 5500 में हमने 0.10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़, यानी कि 10 लाख रुपीज़ से हमारी जो है कितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है, सपोज करो हमारी अमाउंट है 12 लाख, ठीक है। 12 लाख का हम क्या करेंगे, 0.10% लेंगे, 0.10%, यानी कि यहाँ पे नीचे 4 जीरोज आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। 1200 बन जाएगा इसका, तो 5500 में हम 1200 प्लस करेंगे, और ये मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 60,000 तक जानी चाहिए, जो हम 0.10% निकालेंगे वो 60,000 तक होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारी जो है इसकी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी, जो अमाउंट हमारी 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थे हमारे रूल्स एप्लीकेबल फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। एक बार ये रूल्स पढ़ लेना और याद कर लेना। अगर कोई डाउट होगा, अगर समझने में कोई डाउट आया, देन आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।